Assalamu alaikum and hello to my beautiful students out there. Today I am uploading question number 3 of the assignment course code 357 Health and Nutrition, which is an intermediate course of Allama Iqbal Open University. If you like my channel, then please give a big thumbs up and subscribe it as well. Thank you. सवाल नंबर 3, दूध से फैलने वाले कोई भी दो बीमारियों के मुतालिक तफसील से लिखें। जवाब में आप यहाँ पर लिखेंगे टीबी और खन्नाक। खन्नाक कहते हैं डिप्थीरिया को, और खन्नाक का मर्ज़ क्या होता है उसकी डिटेलिंग यहाँ है। खन्नाक का मर्ज़ एक ख़ास किस्म के जरासीम में से फैलता है जिसको कोरियन बैक्टीरियम कहते हैं। ये जरासीम मरीज़ से मेल जुल के दौरान सेहतमंद जिस्म में दाखिल होते हैं या फिर दूध के ज़रिए से भी सेहतमंद जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर ये अपनी तादाद में इजाफ़ा करते हैं और एक टॉक्सिन यानी जहर पैदा करते हैं। ये टॉक्सिन इस मर्ज़ की बुनियाद बनता है। जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के बाद से 5 दिन के अंदर अंदर बुखार और गले में दर्द की शिकायत हो जाती है। जो टॉक्सिन की जिस्म में मकदार बढ़ती जाती है वैसे ही मर्ज़ में शिद्दत पैदा होती चली जाती है, यहाँ तक कि गले में सफ़ेदी माइल भूरे रंग की झल्ली सी बनने लगती है जिससे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। ये मर्ज़ अमूमन 10 साल तक कम उम्र बच्चों में आम होता है, जबकि 10 साल से बड़े बच्चों में बहुत कम होता है। खन्नाक की जरासीम मुंतकिल करने के ज़राए। खन्नाक के जरासीम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले ज़रियों में दूध के अलावा मिट्टी और बर्तनों और दूसरे अशिया मसलन बच्चों के खिलौनों से भी फैलते हैं। मरीज़ के खांसने, छींकने, थूकने और बोलने से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। दूध मिट्टी में शामिल होकर सेहतमंद इंसान तक पहुंचता है और जिस्म में दाखिल हो जाता है। इस मर्ज़ से बचाव के लिए जिन तदाबीर की ज़रूरत होती है वो मंदरजा झेल हैं। बच्चों को 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले हिफाजती टीके लगाना ज़रूरी है। नंबर 2, दूध को अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करना नहायत ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले और उसमें मौजूद खन्नाक की जरासीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। नंबर 3, सेहतमंद बच्चों को गंदी ज़मीन पर खेलने से बाज रखना चाहिए। बच्चों को गंदे और गलीज़ खिलौनों से नहीं खेलने देना चाहिए। खन्नाक के मरीज़ को सेहतमंद बच्चों से अलग कर देना चाहिए और उसे जगह जगह थूकने और छींकने नहीं देना चाहिए। मुंह पर रुमाल रखकर छींकने की हिदायत करें। ट्यूबरक्लोसिस। टीबी ख़ास जरासीम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोस के इंसानी जिस्म में दाखिल होने से फैलता है। ये 2 किस्म के जरासीम होते हैं। दोनों की किस्में आम तौर पर टीबी फैलाने में अहम काम सरअंजाम देती हैं। इसके अलावा और भी किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो इन दोनों से बहुत कम ख़तरनाक होते हैं। ये जरासीम इंसानी जिस्म में किसी किस्म का जहर या टॉक्सिन नहीं बनाते, बल्कि जिस्म में पहुंचने के बाद एक किस्म के रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। इसको बाज़ औक़ात एलर्जी तस्वुर किया जाता है और टीबी का इलाज करने के बजाय एलर्जी का इलाज किया जाता है, लेकिन मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। माइकोबैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म में एक किस्म के ज़ख़म पैदा करते हैं। खुराक के अलावा टीबी के जरासीम हवा में मौलिक होते हैं, लिहाजा सेहतमंद जिस्म में नाक के ज़रिए यानी सांस के ज़रिए, मुंह और खाने पीने के ज़रिए से दाखिल हो जाते हैं। टीबी के जरासीम फैलने के ज़राए। टीबी के जरासीम 3 ज़रियों से फैलते हैं। नंबर 1, मरीज़ के इर्द गिर्द के माहौल में जरासीम मौलिक हो जाते हैं और अगर गर्दो गुबार में शामिल होकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं या होते रहते हैं। नंबर 2, दूसरा ज़रिया टीबी के मरीज़ के सेहतमंद बच्चों को चूमने से भी जरासीम बच्चों के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं।
नंबर 3, तीसरी बड़ी वजह खुराक है। टीबी के मरीज़ के इस्तेमाल में आने वाली खुराक, तैयार करने के बर्तनों, खाने के कमरे और मरीज़ की बची कुची ग़िज़ा के इस्तेमाल से ये जरासीम सेहतमंद इंसानों तक पहुँचते हैं। इसके अलावा मरीज़ के फुजले में भी मौजूद जरासीम को मक्खियाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ऐसी गायें जिसको नथनों की टीबी हो, उनके दूध में टीबी के जरासीम आ जाते हैं। ऐसी गायें जिसके थनों में टीबी हो, उनके दूध में भी टीबी के जरासीम आ जाते हैं। अगर टीबी के जरासीम वाला दूध इंसान बग़ैर उबाले इस्तेमाल में ले आए तो टीबी के जरासीम सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इस तरीके से अमूमन बच्चों को पेट में टीबी के जरासीम ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में भैंसों का दूध ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए पेट की टीबी कम फैलती है। भैंसों में थनों की टीबी भी गाय की निस्बत कम होती है। दूसरे, पाकिस्तान में गर्मी की वजह से दूध को उबालकर महफूज और इस्तेमाल किया जाता है। टीबी और नामुनासिब ग़िज़ाइयत। माहिरीन के ख्याल के मुताबिक टीबी के जरासीम सेहतमंद जिस्म में दाखिल होने के बाद ज़रूरी नहीं कि वो बीमारी का मौजब बने। अगर सेहतमंद जिस्म में मुनासिब क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद होती है तो ऐन मुमकिन है कि जरासीम ख़त्म हो जाए। अगर जिस्म में मुनासिब ग़िज़ाइयत और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी हो तो जरासीम जल्द जिस्म पर हमलावर हो जाते हैं। गुर्बत, अफलास, सफाई का न होना और गंदा माहौल इंसान के जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। नामुनासिब ग़िज़ाइयत की मौजूदगी में क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर पड़ जाती है और टीबी के जरासीमी सूरत हाल से पूरा फ़ायदा उठाकर सेहतमंद जिस्म को बीमार कर देते हैं। लिहाजा टीबी की बीमारी पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए। अगर किसी शख्स को कोई भी टीबी की शिकायत हो जाए तो उसे फ़ौरन सेहतमंद इंसान से अलग कर देना चाहिए और मुनासिब इलाज करवाना चाहिए। घर में अफराद को टीबी का टीका लगवाना चाहिए, जो कि निहायत अहम होता है, जिसके लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सवाल नंबर 4, माल्टा फ़ीवर और टाइफाइड पर मुफस्सल नोट लिखें। माल्टा फ़ीवर ये बीमारी एक किस्म के जरासीम ब्रुसेलोसिस की वजह से फैलती है। ये बीमारी मरीज़ से बिला वास्ता यानी डायरेक्ट कांटेक्ट या बिला वास्ता यानी इनडायरेक्ट तरीके से यानी दूध के ज़रिए फैलती है। जनवरी से सितंबर तक इस बीमारी के फैलने के इम्कानात होते हैं। माल्टा फ़ीवर की अलामात। जरासीम के सेहतमंद जिस्म में दाखिल होने के 6 से 21 दिन के अंदर अंदर बीमारी के मुकम्मल अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, लेकिन आम तौर पर 10 से 16 दिन के अंदर बुखार के हमले और सीने और कपकपी की शिकायत हो जाती है और जोड़ों में दर्द की शिकायत पहली अलामत के तौर पर ज़ाहिर होती है। यह हमारे बच्चों में बहुत कम होती है। बचाव की एहतियाती तदाबीर। ये मर्ज़ एक शख्स तक नहीं पहुंच सकता, लिहाजा मरीज़ को सेहतमंद अफराद से अलग करने की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी एहतियाती तदाबीर में मरीज़ के फुजले को ज़मीन में दबा देना या जला देना मुनासिब होता है। दूध के इस्तेमाल से पहले उबाल लेना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये जरासीम उबालने से ज़ाय हो जाते हैं और मर्ज़ फैलने की इत्तला हस्पताल को करना बहुत ज़रूरी है। टाइफाइड ये मर्ज़ भी एक ख़ास किस्म के जरासीमों से फैलता है। एक इस जरासीम को सैल्मोनेला टाइफी और दूसरा पैरासैल्मोनेला टाइफी भी कहा जाता है। टाइफाइड के असबाब व अलामात। जरासीमों का बड़ा ज़रिया इंसानों और हैवानों का फुजला होता है, जहाँ इसे किसी भी ज़रिए से ये जरासीम अमूमन मुर्गियों के गोश्त, अंडों, गाय और बकरे के गोश्त और मछली वगैरह में शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर उनकी अफजाइश होती है। माहौल में मौजूद गंदगी, गंदा पानी और दूध में भी टाइफाइड और पैराटाइफाइड के जरासीम मौजूद हो सकते हैं। खुराक,
گندے پانی سے یہ جراثیم انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں یہ تیزی سے اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اگر انسانی جسم میں قوت مدافعت موجود ہو سکتا ہے تو یہ بیماری کم پھیلتی ہے۔ حفاظتی تدابیر و علاج: ایسی صورت میں مریض کا ڈاکٹر یا اسپتال سے فوراً رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کی بتائی گئی ہدایات پر عمل کرنے سے مرض کے تیسرے ہفتے میں اس کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کی حالت دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ میں موجود ٹائفائڈ کے جراثیم عموماً بچوں میں بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے دودھ کو اچھی طرح ابال کر استعمال میں لانا چاہیے۔ سوال نمبر 5، جسم میں پانی کی کمی کے کتنے درجے ہیں؟ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے نمکیات اور مائع اجزاء کی کتنی مقدار دی جاتی ہے اور کیا خاص ہدایات دی جاتی ہیں؟ جواب ہے پانی کی کمی۔ پانی کی کمی کے 3 درجے ہیں، مثلاً کم درجہ، درمیانہ درجہ اور شدید درجہ میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ اسہال میں پانی کی کمی کے علامات کے علاوہ بہت سی دوسری باتیں بھی علاج کرتے وقت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پخانے میں خون کا آنا، بخار، غنودگی یا نیم بے ہوشی، سانس کی رفتار تیز ہونا یا سانس لینے میں دقت محسوس کرنا، سوکھے کا مرض مراسمس اور تیسرے درجے کی نامناسب غذائیت۔ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے نمکیات اور مائع اجزاء۔ مہلک قسم کے اسہال سے بھی جسم میں مائع کی کمی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ مدعا خصوصاً قابل غور ہے کہ اس طبعی عمل کے باوجود اسہال کی صورت میں آنتوں کی رطوبت ختم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی صورت ایسی ہو جس سے آنتوں کی رطوبت میں شامل نمکیات کو خصوصی خلیوں میں منتقل کیا جا سکے تو پانی اور دوسری اہم اجزاء کو حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح جسم میں رطوبت کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ گلوکوز کے اضافے سے خصوصی خلیوں میں سوڈیم کے جذب ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ 2% گلوکوز، 20 گرام گلوکوز اور 1 لیٹر پانی بڑی آنت یعنی لارج انٹسٹائن میں موجود سوڈیم کو مناسب مقدار میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ایسے منہ کے ذریعے دیے جانے والے نمکیات جس کو صحیح سمجھا جاتا ہے مندرجہ ذیل ہیں: سوڈیم کلورائڈ یعنی کھانے کا نمک 3.5 گرام، سوڈیم بائی کاربونیٹ میٹھا سوڈا 2.5 گرام، پوٹیشیم کلورائڈ 1.5 گرام، گلوکوز 1000 cc، پانی 1 کلو۔ ہدایات: ڈی ہائیڈریشن: کسی قسم کا محلول دیں، کتنا محلول دیں اور کتنے دورانیے میں دیں۔ نمبر 1، کم درجہ یا درمیانی ایسے مریض جو خود پی سکتے ہوں۔ گلوکوز اور نمک کا آمیزہ ماں کے دودھ کے ساتھ۔ بچے کو اس وقت تک پینے دیں جب تک کہ وہ خود نہ منع کرے۔ 4 سے 6 گھنٹے کے اندر عام طور پر گھر میں ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ مریض جن کی ناک میں نلکی ڈالنی ضروری ہے۔ گلوکوز اور نمک کا آمیزہ۔ بچے کے وزن کی مناسبت سے ہر کلو گرام وزن پر 120 ملی لیٹر 6 گھنٹوں کے دوران یا وقفوں سے۔ نمبر 3، شدید نوعیت، وہ مریض جن کو شریانوں کے ذریعے سے محلول دیا جاتا ہے یعنی انٹراوینس ڈرپ لگائی جاتی ہے۔ نمکول، وزن کی مناسبت سے ہر کلو گرام پر 100 ملی لیٹر 4 یا 6 گھنٹے کے دوران کل مقدار کا نصف پہلے گھنٹے میں دیں۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک میں نے تقریباً 5 سوالات اپلوڈ کر دیے انٹرمیڈیٹ کے کورس نمبر 357 اسائنمنٹ نمبر 2 کے۔ ہوپ کہ آپ کو میرا یہ چینل پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کے کوئی سجیشن ہے تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں مینشن کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سوال نمبر 6 اور 7 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔